Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all here in my channel BMS Lectures. Let's start the topic MTP Act. That is Medical Termination of Pregnancy Act. आप ये टॉपिक गायनी में भी पढ़ोगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. MTP के नाम से क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली द 4 मार्क क्वेश्चन एंड एन 10 मार्क क्वेश्चन भी आपसे MTP पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं MTP क्या है. MTP में आपका बेसिकली क्या है. MTP टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ वुमेन कैन लीगली अबॉर्शन करा सकती है, लेकिन किन किन स्टेजेस में. या तो उसको बच्चे को लेकर मतलब बच्चे से उसको ऐसी ग्रेव इंजरी हो, या फिर उस बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी हो, या फिर कोई रेप के कारण अगर उसको प्रेगनेंसी रही हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको रही हो, उस केसेस में आप इसका देख सकते हो कि हाँ वो एबॉर्शन करा सकते हैं. ठीक है. या फिर 20 वीक से पहले, मतलब अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो तो 20 वीक से पहले वो करा सकते हैं. तो इसमें बता रखे 1971 MTP एक्ट आया था. उसके बाद एनफोर्स हुआ था अप्रैल 1972 में. उसके बाद इसका प्रोविज़न आया था 1975 में रिवाइज. इसके अंदर कौन कौन से कंडीशंस हैं. मेडिकली में मैंने वही बोला है कि जब मदर की लाइफ में इंजरी, मतलब मदर को कोई इंजरी लगने की संभावना है. ठीक है, आप ये मान सकते हो. युग्निक क्या होता है कि बच्चे में ही कोई एबनॉर्मिटी है. ह्यूमैनिटेरियम में क्या होता है कि रेप के कारण अगर उसको प्रेगनेंसी रही है. सोशो इकोनॉमिक में क्या हो कि उसकी हेल्थ ऑफ द मदर हाई रिस्क पे हो. फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ भी करते हैं लेकिन उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी रह चुकी है, तब आप MTP का यूज़ कर सकते हो. रिकमेंडेशंस में क्या बोल रखा है कि ये सेफगार्ड टू द मदर, और इसमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करा सकता है. ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस हो गायनी और ऑप्स में. वेयर एबॉर्शन कैन डन, कहाँ पे एबॉर्शन हो सकते हैं. ये नहीं है कि कहीं पे भी कोई एबॉर्शन करा सकते हैं. हॉस्पिटल में ही हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, और वो भी आज के टाइम पे तो ये बता दिए कि आप मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हो, लेकिन उनके पास लाइसेंस होना चाहिए चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, उसके अंडर आप इसको एबॉर्शन को करा सकते हो. और कॉन्फिडेंटली कराना है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट करना है, और टर्मिनेट करना है 20 वीक में. अगर इन्होंने बोला है कि अगर वो 12 वीक से ज़्यादा का बच्चा है तो आपको वहाँ पे 2 प्रैक्टिशनर की वहाँ पे ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी आप करा रहे हो तो आपको रिटर्न कंसेंट उस वुमेन का ज़रूरी है, और अगर वो 18 साल से कम की है तो उसके गार्डियन की वहाँ पे ज़रूरत है. इश्यूज एसोसिएटेड विद लीगल एबॉर्शन, इश्यूज कौन कौन से आपके एसोसिएट हो जाते हैं लीगल एबॉर्शन में भी. पहली बात आती है फिजिकल और मेडिकल इशू, मतलब कि वो अपने आप को तो ऐसा सोच के रखती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, या बच्चे में ही अगर कोई कमी आ जाती है और उसको एबॉर्शन कराना पड़ता है तो वो फिजिकली ठीक नहीं रहती, मेडिकली भी ठीक नहीं रहती. ठीक है, और वो शॉक में चली जाती है. उसके बाद है इमोशनल इशू. इमोशनल में क्या होता है, फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब वो इमोशनली तो क्या हो जाता है, डिप्रेशन में, न्यूरोसिस, गिल्ट, इन सब में चली जाती है. सोशल इश्यूज में क्या होता है, लीगलाइज्ड एबॉर्शन सेव लाइफ बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इलीगल अटेम्प्ट्स, कि इसमें सोशली इश्यूज के कारण भी एबॉर्शन कराती हैं. जैसे सोशल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि रेप की जैसे कंडीशन है, अगर वो 18 ईयर से कम की है, तो अगर उसका प्रेगनेंसी रह चुकी है और उसने अबॉर्शन कराया है, तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं जैसे अर्बन एरियाज में, ये सब इसको क्या होगा, सोशली ऐसे कहेंगे कि ऐसे है, देखो इसका अबॉर्शन हुआ, इसका बच्चा हो गया था, ये सब. मोरल इश्यूज भी है, जैसे कि एंटी abortionist claims that science have proven beyond any reasonable doubt that human life begin at fertilization. इसमें एक इन्होंने ये भी बोल रखा है कि वो बच्चा तो एक उसकी नई लाइफ होती है, न्यू जेनेटिक होता है. ठीक है, न्यू जेनेटिक कोड उसके अंदर होता है, और उसके अंदर इसने बोल रखा है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आता है. अबॉर्शन ऑलवेज टेक अवे द इनोसेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ. मेथड अबॉर्शन के क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप क्या करा सकते हो. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सर्जरी और मेडिकल दे सकते हो. सर्जरी में भी सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट में बोला है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, फिर सकन क्यूरेट आता है, फिर डायलेटर एंड इवेक्युलेशन आता है. और मेडिकल में माइफ्रिस्टोन दे सकते हो, माइफ्रिपोन एंड मिजोप्रोस्टोल दे सकते हो, और मिथोट्रेक्सेट एंड मिजोप्रोस्टोल और टेमोक्सीफेन एंड मिजोप्रोस्टोल आप दे सकते हो. सेकेंडरी में सर्जिकल में आप D&D करा सकते हो, D&X करा सकते हो, एक्सट्रैक्शन करा सकते हो, और हिस्टेक्टोमी रेयरली की जाती है. मेडिकल में आप उसको हाइपर जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हैं उनको आप
आईवी दे सकते हो, मतलब इंट्रा यूट्रिन इंसलेशन करा सकते हो, और प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन करा सकते हो। तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन क्या है। मैनुअल में क्या होगा कि अगर वो 7 वीक से बच्चा कम का है तो आपको एक लंबी सी ट्यूब लेनी है, उसके आगे सिरिंज लगी होती है इसमें 50 ml की, उसके थ्रू आप उसको सक कर लेते हो, ठीक है। ये आपका मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर होता है। और सक्शन क्यूरेट में क्या होता है, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आपको सबसे पहले सर्विक्स को डायलेट करना होता है, किसी भी प्लास्टिक या किसी भी मेटल के उससे डायलेट करना होता है, ठीक है। फिर आप उसमें कैनुला डालते हो और उस कैनुला को मतलब सक्शन मशीन के साथ अटैच करते हो, जिसका जो टेम्परेचर रहता है, प्रेशर रहता है, वो 40 to 600 mmHg रहेगा, और उसके थ्रू वो उसको सारे को मतलब सक कर लेता है, ठीक है। और जो भी बचा होता है क्यूरेट के थ्रू उसको निकाल लेते हैं। डायलेशन एंड इवोल्यूशन भी सेम ही आता है, बट इसके अंदर मेन क्या पॉइंट है, फिटल इसमें और बड़ा हो जाता है, ठीक है। सक्शन ट्यूब नहीं इसमें डालते हैं, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इंसर्टिंग न्यूमरस डायलेटर, उसको पहले तो डायलेट करने के लिए उसमें डायलेटर डालते हैं, सर्विक्स को स्ट्रेच करते हैं, इसके फिटल को, हेड को, फिटल स्कल को इसमें क्रश किया जाता है जिससे वो ईजिली निकल जाए। फिर क्यूरेट से उसको स्क्रैप करके जो भी अंदर बचा हुआ होता है उसको स्क्रैप करके बाहर निकाल लेते हैं क्यूरेट से। डायलेशन एक्सट्रैक्शन मेनली 3 दिन लगते हैं। पहले दिन तो उसको फिटल की हर्ट को ही मतलब उसको डेड करना होता है फिटल को ना, तो आप याद रखना है पीसी से मतलब पोटाशियम क्लोराइड आप उसमें इंजेक्ट करते हो उसकी हार्ट में, जिससे वो मर जाए, डेथ हो जाए। फिर सेकंड डे आपको क्या करना है, सर्विक्स को स्ट्रेच करना है मिसोप्रोस्टोल के साथ, और थर्ड डे तो आपको एमनियोटिक सैक ब्रस्ट हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा कुचा होगा उसके अंदर तो आपको क्यूरेट के थ्रू आपको बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट है माइफप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टोल। माइफप्रिस्टोन में क्या होगा, दिस ड्रग इज ओनली अप्रूव फॉर यूज इन वुमेन, 49 डेज की वुमेन माइफप्रिस्टोन ले सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें 3 विजिट होते हैं। पहले में तो वो मेडिसिन देंगे, सेकंड डे आपको क्या करना है, वो आपको ऐसे दोबारा दवाई देंगे जिससे आपको क्रैम्प्स हो और बच्चा बाहर निकले। थर्ड डे क्या होगा, डिटरमाइन करना है कि वो अच्छे से कंप्लीट ये प्रोसीजर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अंदर 2 रेजिमेंट्स हैं। आप फर्स्ट डे इसमें 600 mg माइफप्रिस्टोन और 600 माइफप्रिस्टोन, और थर्ड डे आपको 400 mg मिसोप्रोस्टोल देना है। और सेकंड रेजिमेंट ये है कि फर्स्ट डे 200 mg माइफप्रिस्टोन और थर्ड डे 800 mg माइफप्रिस्टोन देना है, ठीक है। उसके बाद आता है मिथोट्रेक्सेट एंड मिसोप्रोस्टोल, इसमें भी आप याद कर सकते हो, ये 56 डेज पे देना है। उसके बाद है टेमोक्सिफेन एंड मिसोप्रोस्टोल, 63 डेज पर दे सकते हो। इसमें 20 mg टेमोक्सिफेन 4 डेज पर ओरली, और उसमें 800 mg माइजोप्रोस्टोल देना है वेजाइनली। उसके बाद हमने बताया था इसमें इंट्रा यूट्रिन इंसलेशन करना हाइपरोस्मोटिक सॉल्यूशंस का, तो इसमें सबसे पहले बोल रखा है सलाइन का। 20% आप सॉल्ट उसमें इंजेक्ट करते हो। वैसे इसमें क्या होता है कि इसमें इन ml आपको क्या करना है, उसका सलाइन डालना है और नंबर ऑफ वीक्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। उसके बाद सेकेंड इन्होंने यूरिया सॉल्यूशन बोल रखा है कि 40% यूरिया सॉल्यूशन डालना है 100 ml डिस्टिल वाटर में, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन भी आपका क्या होता है कि एनोलॉग्यूज में दिया जाता है, मच इफेक्टिव होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में यूज़ करते हैं और एक्ट करता है सर्विक्स और यूट्रस पे। रूट इसके वेजाइनल है, आईएम है और इंट्रा एमनियोटिक है, एक्स्ट्रा एमनियोटिक रूट है। आईवी इसको नहीं देना है, रिमेंबर द पॉइंट, प्रोस्टाग्लैंडिन को आईवी नहीं देना है, हाई टॉक्सिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो वेजाइनली में आप क्या दे सकते हो, डेट्स इज मिसोप्रोस्टोल 200 mg एवरी 12 आवर, और सेकंड वाले एनालॉग में क्या दोगे आप इसमें, डेट्स इज डिनोप्रोस्टोल, ये स्पोजिटरीज होते हैं 20 mg एवरी 3 आवर पे देना है। आईएम में आपको क्या देना है, कार्बाप्रोस्ट ट्रोमेथामाइन, ठीक है जी, ये देना है। और इंट्राएमनियोटिक भी आप देखोगे यही देना है, कार्बाप्रोस्ट ट्रोमेथामाइन। अगर डोज नहीं याद रहती आप नेम याद कर लेना, इट्स मोर देन इनफ, इतना कोई वो नहीं है। ऑक्सीटोसिन में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप दी जाती है, इसका याद करनी है डोज किसकी, 300 यूनिट दी जाती है 500 DNS पे, डाइल्यूट नॉर्मल सलाइन में आप दे सकते हो, ठीक है। इसको इंट्रा एमनियोटिक दे सकते हो और आपको एक्स्ट्रा एमनियोटिक दे सकते हो। उसके बाद है हाइपर डेट्स इज हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी में कंसेप्शन बता रखे 28 वीक में आप मतलब इसको करा सकते हो। इसमें तो आपको कट करना पड़ेगा इंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, और ये मेथड सेकेंडरी ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है, जब आपकी ये और सारे काम नहीं आते ये प्रोसेसेस, तब आपको ये सिजेरियन करने पड़ते हैं और इसको अर्ली सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा MTP एक्ट कंप्लीट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 बार इस वीडियो को सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट में
and thank you for watching my video.